शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नीली स्याही से लिखी यादें। माँ दुखों का गजरा बनाकर अक्सर बालों में लपेट लेती और घर के पीछे वाले बगीचे में पेड़ों को घंटों निहारते हुए ना जाने क्या बुदबुदाती रहती थी। मैं दबे कदमों से उनके पीछे खड़ा सुनने की कोशिश करता था कि आखिर माँ कहती क्या है, लेकिन पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच उनकी भाषा को कभी समझ नहीं पाया। माँ का स्कूल से लौटना, फिर मुझे खाना देने के पीछे बगीचे में जरूर जाना। मैं अनुमान ही लगाता कि पापा से जुड़ी कोई याद होगी जिससे माँ को वहां सुकून मिलता होगा। अपना कहा अनकहा दर्द वो पौधों में पानी देकर बहा देती थी। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कभी ना छोड़कर जाने को किए गए वादे पर इस नियुक्ति पत्र को देखकर क्या प्रक्रिया होगी। नियुक्ति पत्र कभी दराज, कभी किताबों के बीच रखता मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। मेरी कश्मकश चेहरे पर उतर आई थी जिसे दूर खड़ी माँ ने पढ़ लिया था। क्यों परेशान हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? किताब से निकालकर बेड में छिपाते हुए माँ ने पकड़ लिया था। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं कोई और नौकरी तलाश कर लूंगा। एक ही सांस में मैं बोल गया था। नियुक्ति पत्र मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। माँ की नर्म हथेलियां मेरा माथा सहलाने लगी। उनके एक हाथ में मेरा नियुक्ति पत्र था, दूसरे हाथ से मेरी उलझन का सिरा मजबूती से पकड़े अपनी उंगलियों को मेरे बालों में घुमाने लगी। उन्होंने आंसुओं को आंखों में और हिचकियों को गले में ही रोक रखा था। उनके होठों का कंपन किसी आश्वासन की भाषा गढ़ रही थी और मैं इस बार समझ पा रहा था। पापा के जाने का दुख उन्होंने कभी भी उन परिस्थितियों में व्यक्त नहीं किया जब मेरी कोई उपलब्धि हो, खुशी हो। माँ के हाथों का स्पर्श मेरे सर पर धीरे धीरे हल्का होता गया। इस हल्के होते स्पर्श में मौन स्वीकार रोकती थी। माँ बिना बोले अपने निर्णय में स्पष्ट थी। पहली बार माँ के साए से दूर किसी अनजान जगह पर जा रहा था। मैंने अपनी घबराहट समेटी और माँ ने अपनी बेचैनी। एक दूसरे को मुस्कुराहट के साथ तसल्ली देते हुए विदा हुए। चेहरे पर पड़ते पानी के बौछार और हवा के झोंकों से एहसास हुआ कि मैं झरने के तट पर आराम करता हुआ सो गया था। मुझे शोघी आए 1 महीना हो गया था। सोलन के पास का शोघी गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन लोग यदा कदा ही दिखते थे। ऑफिस खत्म होने पर
सन्नाटों से डूबा हुआ मैं घाटियों को देखता हुआ झरने के पास आकर अक्सर बैठ जाता था। सूरज की कम होती रोशनी देख मैं गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। पतली पतली पगडंडियां तमाम मोड़ों को खुद में समेटे थी। मैं हल्की ढलान पर अपने को रास्ते के हवाले कर चल रहा था। अचानक कानों में साइकिल की घंटी की आवाज ने मुझे उत्साह से भर दिया। मैं अपनी चाल को साधता हुआ घंटी की आवाज को खोजने लगा। तभी ना जाने किस मोड़ से पोस्टमैन मेरे सामने देवदूत सा खड़ा हो गया। खिचड़ी होते बाल, अधपकी दाढ़ी, आंखों पर चढ़ा चश्मा, चेहरे पर किसी तनाव का ना दिखना मुझे सुखद लगा। काका अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। उनके चेहरे पर आए भाव से स्पष्ट था कि मेरे अपनत्व भरे शब्द के अर्थ से वो खुद को जोड़ नहीं पा रहे। शायद उनके लिए ये शब्द नया था। मैं उन्हें स्नेह की भाषा में काका शब्द का अर्थ बता पाता उसके पहले ही उन्होंने निर्विकार भाव से अपने बैग से एक पत्र निकाला और मुझे थमा दिया। आप मुझे पहचानते हो? पत्र उलटते पलटते हुए मैंने पूछा। यहाँ लोग ही कितने हैं? यह प्रश्न था या जवाब? मेरे उलझन से पहले ही वो बोल उठे। आजकल चिट्ठियां लिखता ही कौन है? माँ लिखती है ना। वो फोन का प्रयोग सिर्फ कॉल अटेंड के लिए करती है। बातचीत बढ़ाने की गरज से मैंने कहा। चलता हूँ, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। कहते हुए पोस्टमैन ने अपनी साइकिल मोड़ ली। बातचीत का इतना छोटा सिलसिला मुझे थोड़ा दुखी कर गया। अकेलेपन से डरा मैं ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन उन्हें इस बात का अनुमान कैसे होगा? अपने आप को समझाते हुए मैं गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। गेस्ट हाउस के बाहर लैंप पोस्ट की पीली रोशनी इतना उजाला कर रही थी कि मैं दरवाजे का लॉक खोल सकूं। चिट्ठी माँ की थी, आराम से पढ़नी थी। किचन में जाकर चाय बनाई और खिड़की पर बैठकर पढ़ने लगा। पूरी चिट्ठी में माँ ने कहीं जिक्र नहीं किया था कि मेरे वहां से आने के बाद उन्हें कोई कष्ट भी है। मैं 2 लाइनों के बीच छोड़ी जगह में तलाशने लगा। माँ का आंसुओं से भरा चेहरा, लेकिन मुझे उनका जूड़े से लिपटा हुआ गजरा ही दिखा। दर्द को इतना कसकर कैसे लपेट कर रख पाती थी माँ? मेरी भीगी आंखें फोन की तरफ चली गई। कॉल मिलाया, लेकिन नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पाई। कल ऑफिस से फोन कर लूंगा, यही सोचता हुआ मैं बिस्तर पर लेट गया। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, सब्जी भाजी साइकिल पर लादे हुए पोस्टमैन काका दिखे। मेरी चाल धीमी हो गई। मेरा ध्यान साइकिल के कैरियर पर रखी सब्जियों के बीच फंसी किताब पर गया। किताब हिंदी की थी। इस पहाड़ी क्षेत्र में किसी के पास हिंदी की किताब देखकर
मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये किताब कौन पढ़ता है काका? मैंने जानबूझकर उन्हें काका बुलाया, क्योंकि मुझे वो इस संबोधन के हकदार लगते थे। मेरी बेटी पढ़ती है। स्टैंड पर साइकिल खड़ी करते हुए काका बोले। आसपास कोई लाइब्रेरी है क्या? मेरी बोरियत को कुछ तो सहारा मिलेगा, मैंने पूछा। हाँ हाँ, आपके ऑफिस के पीछे ही छोटी सी है। वैसे मेरी बेटी के पास भी किताबों का कलेक्शन है। मैं हाँ हूँ करता रहा, लेकिन मेरी नज़र किताब पर टिकी रही। अगर अभी पढ़नी हो तो इसे ले लीजिए। वो मेरी उत्सुकता समझ गए थे। उन्होंने कैरियर से निकालकर किताब मुझे पकड़ा दी। मैं आज के उनके आत्मीय व्यवहार से समझ नहीं पा रहा था कि कुछ दिन ही पहले मिला इंसान और आज के इंसान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा। मेरे माथे पर पड़े बल्ब को भांपते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगे। काका, काका मतलब चाचा, चाचा मतलब पिता का भाई, है ना? वो हंसते हुए मुझे समझा रहे थे। मैं इतना तो समझ रहा था कि काका पिछले दिनों के अपने रूखे व्यवहार पर पर्दा डाल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर ही सही मेरे आत्मीय शब्दों को उनके स्नेह का संबल मिल गया था। अनजान जगह पर किसी एक का भी क्षणिक साथ मिलना ईश्वर की नियामत ही होती है। किताब हाथ में लिया तो खुशबू सी महसूस हुई। अक्षर भी महकते हैं क्या? अपने आप से प्रश्न था मेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अक्षर महकते हैं, शब्द नाचते हैं, वाक्य मनुहार करते हैं। मेरा आत्मा लाभ मुझे अलग दुनिया में ले जा रहा था। चाय की तलब गायब हो चुकी थी। किताब देख मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं बिना खाना खाए उसको पलटने लगा। कहानियों का संग्रह था। एक के बाद एक कहानियां पढ़ता गया। मेरी रुचि कहानियों से ज्यादा उसमें लिखे रिमार्क में थी। लगभग हर पन्ने के 2 लाइनों के बीच में कुछ न कुछ ऐसा लिखा होता था जिसे पढ़कर मैं कुछ न कुछ सोचने को मजबूर हो जाता। प्यार एक अबूझ सी चिड़िया है जो समय रहते समझ में ना आई तो उड़ जाती है। नीली स्याही से लिखी ये इबारत बहुत देर तक आंखों में टिकी रही। कब पलक झपक गई पता ना चला। सुबह की ठंडी हवा खिड़कियों के कांच पर बूंदों से नक्काशी करती हुई दिख रही थी। दरवाजा खोलकर देखा तो हर फूल, हर पौधे खुश लग रहे थे। उन्हें देख मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी दूर से पोस्टमैन काका आते हुए दिखे। मेरे चेहरे की खुशी चमक में बदल गई। अरे आप तो भीग गए हैं, अंदर आ जाइए काका, पंखे की हवा में आपके कपड़े सुखा दूं। मेरे आग्रह में मेरा अपना सुख था, लेकिन वो बरामदे में ही मोढ़ा खींचकर बैठ गया। माँ की चिट्ठी से पानी की बूंदों को झड़ाते हुए बोले। बारिश की फुहार को
मेरा शरीर पहचानता है। चिंता ना करो, अपने आप सूख जाएगा। झुर्रियों की महीन दस्तक में जीजीविषा दिख रही थी। उनकी स्नेहिल मुस्कान का समर्थन अपनी मुस्कान से करता हुआ मैं चाय बनाने के लिए अंदर चला गया। लीजिए काका, गर्मा गर्म चाय। मैंने चाय पकड़ाई तो उन्होंने दूसरे हाथ से एक किताब मुझे पकड़ा दी। खुशी मेरी आंखों से टपकने लगी। इस चक्कर में चाय थोड़ी छलक गई। एक बात बताइए काका, इन किताबों में लाइनों के बीच में अपनी लाइनें कौन लिखता है? मैंने ये पूछते हुए एक बार में ही पूरी चाय सुड़क ली। मेरी इस जिज्ञासा पर उनकी आंखों में नमी उतर आई और बोले कि मेरी बेटी लिखती है। मुझे और भी सवाल करने थे, लेकिन उनकी आंखों की नमी ने इजाजत नहीं दी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। बादलों के कुछ फाहें अभी भी आसमान में घूम रहे थे। मेरा मन पोस्टमैन काका से और काका के बहाने उस लड़की से जुड़ता जा रहा था। आज की कहानी की पंक्तियों के बीच में उसने नीली स्याही से लिखा था, जिंदगी में हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, हर रिक्त स्थान का विकल्प नहीं होता, हर छोड़ी हुई चीजों की प्राप्ति नहीं होती, और हर प्यार प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। इसे पढ़ने के बाद मेरा मन उस लड़की का चेहरा गढ़ने लगा, लेकिन अधूरी तस्वीर से वो मेरी रेखाओं से निकल कर जाती। रविवार का दिन छुट्टी का दिन, मतलब आराम ही आराम। मैं फुर्सत से बाहर लॉन में बैठा माँ की चिट्ठियों का जवाब लिखने के बाद रात में अधूरी रह गई कहानी की किताब पलटने लगा। तभी मेरा ध्यान फिर नीली लाइनों पर अटक गया। रंगों से वो इंसान प्यार नहीं कर सकता जिसे कभी किसी ने प्यार न किया हो। ऐसा इंसान दो रंगों के बीच ही ठहर जाता है, सफेद और काला। उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि आज तो काका की बेटी से मिलूंगा जरूर। मैं उठकर जाने को हुआ कि पोस्टमैन काका आते हुए दिख गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, छुट्टी के दिन भी आपको चैन नहीं। हंसकर मैंने उनकी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। वो जोर से हंस पड़े। इतने दिनों में पहली बार उन्हें खुलकर हंसते देखा था। मैं आपके घर ही आना चाह रहा था। बिना लाग लपेट के मैंने अपनी बात रख दी। लो, अब तो मैं आ ही गया, कहते हुए सामने बैठ गए। दरअसल काका, मुझे आपकी बेटी से मिलना है, किताबों को सहेजते हुए मैंने कहा। उड़ते पन्नों को बंद करते हुए उन्होंने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। यही तो मुश्किल है बेटा, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। किताबें पढ़ती है और उसमें जहां उसे समझ आता है लाइनें जोड़ती जाती है। इन सफेद काले अक्षरों को ही उसने अपना जीवन मान लिया है। काका बोलते जा रहे थे और मैं उनके बोले गए शब्दों से उसकी अधूरी तस्वीर
मन में बनाता जा रहा था। किताबों की खिड़की पर खड़ी एक लड़की, जिसे खुद को अक्षरों के काले रंग और पन्नों की सफेदी में अपने आप को कैद कर रखा था। मैं चलता हूँ बेटा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अचानक काका उठकर खड़े हो गए। मैंने रोकना ठीक नहीं समझा। 5 महीने पूरे होने को आ रहे थे। मेरी ट्रेनिंग में 1 माह का समय रह गया था। काका के बहाने मैं काका की अनदेखी बेटी से जुड़ता जा रहा था। कुछ दिनों से मैं इस बात को नोटिस कर रहा था कि किताबों में नीली स्याही का सुर बदलने लगा है। टिमटिमाते तारों जैसा ही सही कुछ तो है जो बदल रहा है। अब लाइनों के बीच लिखी लाइनें कवितामय होने लगी थी। आखिरी पन्ने पर कभी कभार 4 लाइनों की कविताएं दिखने लगी थी। यहाँ बारिश, वहाँ धूप, चलो ना इंद्रधनुष पर सपने टंगाते हैं। मुझ में यह विश्वास जन्म लेने लगा कि काका की उदास बेटी अपने कैद से निकलना चाह रही है। शायद उसे स्वतंत्रता की बयार का स्वाद चखना है। मेरे मन के ब्रश ने श्वेत श्याम छवि से लड़की को आजाद करते हुए उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में व्यस्तता बढ़ गई थी। पूरा हफ्ता भागम भाग में निकल गया। अचानक मुझे ध्यान आया, इतने दिनों तक माँ की कोई चिट्ठी नहीं आई। ऐसा तो हुआ नहीं कभी। चिट्ठी से याद आया, पोस्टमैन काका भी तो पूरे हफ्ते नहीं आए। मुझे चिंता होने लगी। काका के इंतजार में पूरा दिन निकल गया। शाम होने लगी थी। लगभग रोज आने वाले काका इतने दिन कहाँ रह गए? मुझसे रुका नहीं गया। मैंने पूरे कपड़े पहने और टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। इतने दिनों में रास्तों का अनुमान तो हो गया था, लेकिन पोस्टमैन काका के घर का पता मुझे नहीं मालूम था। घर घर पते ढूंढकर चिट्ठियां पहुंचाने वाला इंसान का पता कौन रखता है भला? मुझे अपने आप पर खींच भी हो रही थी कि इतने दिनों से आ रहे काका का घर तक नहीं पता। रास्ते में कुछ लोग टहलते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोककर पता पूछा तो उन्होंने इशारे से दूर टिमटिमाते टीले के पीछे का घर बताया। अब मुझे तसल्ली हुई कि काका का हाल मिल जाएगा। पास दिख रहा टीला वास्तव में घुमावदार रास्ते के पास आता हुआ लगता, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते घंटे भर का समय लग गया। आज मुझे यह पक्का विश्वास था कि दरवाजा काका की बेटी ही खोलेगी। काका के बहाने ही सही, वो दिख तो जाएगी। खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, तभी मेरी नजर लटक रहे बड़े से ताले पर गई। मेरा दिल बैठने लगा। इतनी रात में काका और उनकी बेटी गए कहाँ? उम्मीद की हल्की सी लौ आती हुई एक महिला पर टिकी। वो पड़ोसी थी शायद। आपको पता है पोस्टमैन काका कहाँ गए? टॉर्च की रोशनी ताले पर डालते हुए मैंने पूछा।
वो शहर गए हैं, कोई रिश्तेदार बीमार है, उन्हीं को देखने। इतना बोलकर वो महिला अपने घर की ओर मुड़कर जाने लगी। उनकी एक बेटी भी थी, वो कहाँ है? मेरी आवाज में थकन थी। बेटी? उनकी तो कोई बेटी नहीं है। वो तो सालों से अकेले रह रहे हैं। इतना बोलकर महिला ने अपने घर का दरवाजा भड़ाक से बंद कर लिया। मुझे लगा मेरा चेहरा दो पल्लों के बीच में जैसे दब गया हो। काका की कोई बेटी नहीं? मैं बार बार दोहराकर इस सच को अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। गुस्से और क्षोभ से मेरे कदम उठ नहीं रहे थे। जिंदगी में पहली बार छले जाने का एहसास हो रहा था। अपने आप को घसीटता हुआ किसी तरह मैं गेस्ट हाउस पहुंचा। बिस्तर पर पड़ते ही रो पड़ा। इस तरह के झूठ से कभी पाला नहीं पड़ा था। शरीर का दुखना तो कुछ कदम चलने की अनुमति देता है, लेकिन मन का दुखना तोड़ देता है। 2 दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन कॉल बेल बजी तब बाहर निकला। देखा तो काका बाहर खड़े थे। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपको मैंने इतना मान दिया और आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्यों काका, बोलिए। मेरा गुस्सा मुझसे संभल ही नहीं रहा था। शरीर भी कांप रहा था। काका चुप थे। उनकी चुप्पी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। किताबों में उन नीली लाइनों का सच क्या था, ये भी बता दीजिए। उनको चुप देख मेरा लहजा तंज में बदल गया था। काका आहिस्ता से उठे और मेरे कंधे को पकड़कर बोलने लगे। जब तुमसे पहली बार मिला था तब ही मुझे तुम्हारे अंदर का अकेलापन दिख गया था। मुझे लगा मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अकेलेपन के इस मर्ज को जानता हूं। मैंने अकेलेपन में गुजारी है ये जिंदगी। इस अकेलेपन में मेरे साथी सिर्फ ये किताबें हुआ करती थी। इस सफर में कोई एक किताब खत्म होती तो ऐसा लगता जैसे कोई मील का पत्थर है, जहां पहुंच तो गया हूं, लेकिन किसी का साथ छूट रहा है। हर किताब में अलग अलग किरदार गढ़ता मैं, फिर उससे बिछड़ जाता। मैं चाहता था कि ये तुम्हारे साथ ना हो। तुम्हें हर किताब में एक ही चेहरा दिखे और तुम 6 महीने का सफर आसान कर लो। इसलिए मैं किताबों में नीली स्याही से अपनी काल्पनिक बेटी का चेहरा उकेरता। मैं ही लिखता था वो बीच की नीली पंक्तियां। आप लिखते थे बीच की पंक्तियां? तो बताया क्यों नहीं? मेरी आवाज मुश्किल से गले से निकल रही थी। मैं पलटकर उनके सामने खड़ा हो गया। काका फीकी हंसी हंसते हुए बोले, मेरा चेहरा किताबों में देखते तो कोई बात दिल तक पहुंचती क्या? मैं अब भी काका को घूरे जा रहा था। गलती हुई है, मानता हूं। अगर माफ कर सको तो कर देना। इतना कहते हुए काका सीढ़ियों पर सिर झुकाकर बैठ गए।
फोन की घंटी लगातार बज रही थी। कमरे में गया तो देखा माँ का फोन था। कल आ रहा है ना तू? माँ की आवाज में चहक थी। मेरी ट्रेनिंग के दिन पूरे हो गए थे। मेरी पोस्टिंग संयोग से मेरे होम टाउन ही हो गई थी। कुछ दिन रुक कर आऊंगा माँ, कुछ काम अधूरा है। इतना ही कह पाया था कि नेटवर्क की वजह से फोन कट चुका था। माँ के फोन की वजह से मेरा अशांत मन शांत हो चुका था। बाहर आया तो देखा काका जा चुके थे। बिखरी किताबों के बीच मैं लेट गया। बीते 6 महीने चलचित्र की भांति पंखों की पंखुड़ियों पर घूमने लगे थे। मैं उठकर बैठ गया। मन ही मन निर्णय पक्का कर लिया था कि अभी कुछ दिन रुकना है मुझे। मेरे अकेलेपन के लिए की गई काका की कोशिश को दिल से माफ करना है। गले लगाकर समझाना है उनको। घंटों साथ बैठकर उनके ओर अपने उस अभाव को भरना है जिसकी प्यास उन्हें बहुत दिनों से और मुझे बचपन से थी। मैं संभावनाओं के टूटे अधूरे पुल को निर्मित करना चाहता था, जिसे माँ की बुदबुदाहट के स्वर स्पष्ट रूप से सुन सकूं। काका से अगले दिन मैंने घंटों बातें की। तब पता चला कि उनकी एक बेटी थी जो उनकी पत्नी तलाक के बाद साथ ले गई। तब से वो अधूरापन उनके जीवन में आ गया। मेरे पिता न होने की बात भी मैंने उनको बताई। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे यहाँ इस गांव में आना भगवान की रची कोई कहानी हो, जो 2 अधूरे इंसान को मिलाने के लिए लिखी गई हो। ट्रेनिंग खत्म कर मैं घर तो जा ही रहा था, लेकिन इस बार अपने बचपन के अधूरेपन को दूर करते हुए एक पिता ना सही काका का प्यार लेकर। जाने के बाद मैं काका को पत्र लिखता और वो भी अपने बेटे के समान मुझ पर प्यार बरसाते रहे। आज इस बात को सालों बीत चुके हैं। समय अपनी धुन में बीतता गया और समय के साथ बीतते गए हम भी। पर शायद दोबारा मिलकर ढेर सारी बातें करने की ख्वाहिश सिर्फ मुझे नहीं, काका को भी थी। काका का पत्र आया था और उन्होंने मिलने की इच्छा जताई थी और 2 दिन में मैं उनके घर के सामने खड़ा था। आज एक बार फिर काका को अपने हाथों की बनी चाय पिला रहा था। बचपन में पिता के अभाव का बीता समय मुझे आज काका से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ चुका है। ये असली रिश्ता ना होते हुए भी हम दोनों के लिए असली रिश्ते से बढ़कर बन गया।